हेलो एवरीवन। तो ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 42 है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मतलब अब तक कुल मिला के जो 41 मॉडल पेपर करवाए गए हैं तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीटीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उसमें जीएस का जो पोर्शन है जिसमें जीएस के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो टॉपिक वाइज अगर आप लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो आप लेक्चर वाले प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा। आपका लगभग पूरा सिलेबस वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है और उसे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपका प्री निकल सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे ग्रैंड स्लैम 2025, इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो इनको हम बार बार पढ़ेंगे तब तक जब तक ये रट ना जाए। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, जैनिक सिनर जो हैं ये मेन सिंगल्स का खिताब जीते हैं। कहाँ से हैं? इटली से हैं। ये देश याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन कीज कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। इन्होंने फीमेल सिंगल, वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। इसी प्रकार से फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल्स का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने। कहाँ से हैं? स्पेन से। और फीमेल सिंगल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने, ये भी अमेरिका से ही हैं। विंबलडन 2025, तो दोस्तों ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है जिसमें जैनिक सिनर विजयी रहे और महिला एकल में ईगा स्वेटक ने बाजी मारी है। ये पोलैंड से हैं। और यूएस ओपन 2025, इसमें कार्लोस अल्काराज पुनः विजयी हुए और ये कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। आर्ना सवालेंका जो हैं यूएस ओपन की विजेता रही हैं महिला सिंगल्स की। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ना तो पुरुषों में जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, ये क्रम बन रहा है। पहले जैनिक जीतते हैं, फिर कार्लोस, फिर जैनिक, फिर कार्लोस। और आपको पता है साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन और लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखें तो भारत का जो पहला AI प्लस कैंपस खुलेगा, कहाँ पर खुलेगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में खुलेगा। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आप कहेंगे IICT यानी कि क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट, ये स्टार्ट हुआ कहाँ पर? मुंबई में। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पर? तो झारखंड में। और देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि पूर्णतः एक तरीके से भारत में ही बना हुआ 50 किलोवाट क्षमता का भूतापीय संयंत्र ये स्थापित होगा कहाँ पर? तवांग जिले में, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया। तो पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उन्नाव काफ़ी चर्चा में रहा था, आपको पता ही क्यों। तो वहीं पर ये पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं डॉक्टर अरेनारे। ये कहाँ से हैं? तो ये नाइजीरिया से हैं। तो क्योंकि यह MS स्वामीनाथन पुरस्कार है और इसके पहले प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर अरेनारे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र ये शुरू हुआ है NIT कालीकट में, दैट इज इन केरल, ठीक है। और भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो जयपुर में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। अब तक ये चीज़ें मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब जितने भी मॉक टेस्ट होंगे सब में मैं आपको पिछला जो भी पॉइंट है उसका रिवीजन करवाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर आप रिवीजन नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप लगातार इस चैनल की वीडियोस देख रहे हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। आपको भूलने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अंग से पाचन शुरू होता है? बताइए। अग्नाशय से, ग्रास नली से, लार ग्रंथि से, या फिर आमाशय से? जो पाचन की प्रक्रिया होती है दोस्तों ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो दोस्तों ये जो पाचन की प्रक्रिया है ये लार ग्रंथि से ही स्टार्ट होती है। विकल्प सी, यानी कि मुंह में ही जो लार ग्रंथियाँ होती हैं तो पाचन प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ध्यान देना, मुंह में पाए जाने वाले पाचन एंजाइमों में शामिल हैं भासिक लाइपेज, और ये क्या करता है? जो आपका भासिक लाइपेज है यह एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है, ठीक।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो आपके विटामिन्स हैं वो या तो जल में घुलते हैं या फिर वसा में। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर एक कटोरे में आप पानी रख दो, ठीक है, पानी रख दो आप, और एक कटोरे में आप रख दो वसा, ठीक है, तो बताओ कीड़े किस तरफ जाएंगे, वसा की तरफ जाएंगे या फिर जाएंगे पानी की तरफ। तो आपका जवाब बिल्कुल एकदम क्लियर है कि वसा की तरफ जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे KEDA, ठीक है, कीड़ा कहाँ जाएगा, वसा में जाएगा। तो मतलब विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, ठीक है ना, ये सारे जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। बचते कौन से हैं, विटामिन ए और विटामिन बी। तो कीड़ा जो है चला जाएगा वसा में, बाकी जो बचेगा विटामिन बी और विटामिन सी, सॉरी विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं। तो आप देख रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो विटामिन बी और सी ये तो केवल जल में घुलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो विटामिन बी आपका आंसर होगा। तो समझ लेना आप कि वसा में घुलनशील कौन है, KEDA कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और जल में घुलनशील बी और सी हैं, विटामिन बी और सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसीपीटल अस्थि कहाँ पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आसीपीटल ये जो अस्थि होती है ये खोपड़ी में होती है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ये खोपड़ी के निचले हिस्से में ट्रेपोजाइड के आकार की हड्डी है, और ध्यान देना कि जो मस्तिष्क का पिछला भाग है ये आसीपीटल हड्डी में ही रहता है। यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2, अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो अभिनव भारत समाज है इसकी स्थापना अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। तो बिल्कुल बहुत आसानी से आप इसको मैच कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप कैसे मैच करेंगे, अभिनव भारत समाज ये VD सावरकर से जाके मैच होगा, ठीक है, 1 का 4। अनुशीलन समिति ये बनाई गई अरविंद घोष के द्वारा। गदर पार्टी आपको पता है ये जाएगा लाला हरदयाल के साथ। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास। तो इस प्रकार से आप इसको मैच करेंगे, ठीक है ना, और मैचिंग मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान क्या था, यह किसके दिमाग की उपज था, ये आपको बताना है कि जो बाल्कन प्लान था ये क्या था, ये किसके दिमाग की उपज था। W चर्चिल के मस्तिष्क का, MA जिन्ना का, लॉर्ड माउंटबेटन का या फिर BP मेनन का। सही आंसर इसका होगा दोस्तों विकल्प C, लॉर्ड माउंटबेटन। 24 मार्च से लेकर 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 राउंड का जो है बैठक हुई थी माउंटबेटन का, और फिर माउंटबेटन को ये लगने लगा था कि जो कैबिनेट मिशन की रूपरेखा है वो अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई थी जिसे बाल्कन प्लान कहा जाता है। तो बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी, लॉर्ड माउंटबेटन के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण या फिर भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सही आंसर विकल्प डी ही है। और ये जो बटलर कमेटी बनी थी ये बनी थी 1927 में, जिसकी रिपोर्ट कब आई थी, तो याद रखना बटलर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1929 में सौंपी थी, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। तो सन 1927 में भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच के संबंधों की जांच को क्लियर करना था। और इस समिति ने भारत के 16 राज्यों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की थी। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि सूची 1 और सूची 2 पर आधारित है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो कूका विद्रोह दोस्तों कब हुआ, वर्ली विद्रोह, संथाल विद्रोह और तेभागा कृषक संघर्ष। तो इन्हें आपको मैच कराना है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इनको रट लीजिए, क्योंकि रटेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले होता है आपका संथाल विद्रोह 1855 में, उसके बाद होता है कूका विद्रोह 1872 में, वर्ली विद्रोह होता है 1945 में, और लास्ट में आता है आपका तेभागा कृषक संघर्ष, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। आप बताइए कि स्वतंत्रता से पहले भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना।
तो स्वतंत्रता से पहले भारत में मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं ने, देखो ध्यान देना कि जिन्ना को कभी उदारवादी माना जाता था लेकिन आगे चलकर वो कट्टर होते चले गए। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं ने केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज दल का समर्थन किया था, जो परिषदों के भीतर से ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि हम सरकार में रहें और भीतर से ब्रिटिश शासन के काम में अड़ंगा डालें। स्वराज दल, ये आपको पता ही है कि इसकी स्थापना होती है 1923 में। इसका लक्ष्य अंदर से संवैधानिक तरीके से स्वशासन यानी कि स्वराज प्राप्त करना था और इस उद्देश्य में जिन्ना और अन्य स्वतंत्र सदस्यों ने स्वराजवादियों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, समागी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित में से किस आश्वासन को पूरा किया गया? देखो दोस्तों, बात ये थी कि आपको याद होगा 1857 की क्रांति, इसके बाद फिर 1858 का जो अधिनियम आया था, तो उसमें 1858 में जो घोषणा की गई थी महासमागी विक्टोरिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अगर बदला नहीं गया, उनके मन में आया कि अगर इन चीज़ों को बदला नहीं गया तो फिर भारत में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए थे। तो इन आश्वासनों में देखा जाए तो भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात कही गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार, ये तो कतई नहीं हुआ। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, अगर ऐसा होता तो फिर आगे चलकर मामला इतना बिगड़ता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें तो नहीं की गई, लेकिन जो रियासतों को हड़पा जा रहा था, आपको याद होगा ना कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी और इसके बाद आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, तो इसके द्वारा राज्यों को हड़पना शुरू किया गया था। तो दोनों ही नीतियों के थ्रू क्या होता था कि राज्यों को अपने में मिलाने का प्रयास किया जाता था। तो ये जो मेथड था उनका, ये इन्होंने रोक दिया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये जो उन्होंने कहा था, इस पर उन्होंने थोड़ा सा काम किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? तो देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो बात ये थी दोस्तों कि आर्थिक तौर पर बात की जा रही है कि 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था। तो इन्होंने क्या किया, भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था। विकल्प सी आपका करेक्ट है। आपको पता ही है कि फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने भारतीय कृषि पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। नील आंदोलन वगैरह शुरू हुए थे इसके विरोध में, आपको सब पता है। तो ये क्या चाहते थे कि जो भारतीय किसान हैं ये उन फसलों को उगाएं जो अच्छी कीमत दे सकते हैं और जिनकी इंग्लैंड में काफ़ी डिमांड है। तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों, ये जो साइलेंट वैली परियोजना है ये केरल से संबंधित है। आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा कि साइलेंट वैली परियोजना ये कब शुरू हुई थी, तो 1970 के दशक में यह योजना शुरू हुई थी। तो भारत के केरल के राज्य से संबंधित है, जो पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए स्टार्ट की गई थी, ताकि एक प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से वनों और वन्य जीवों को बचाया जा सके। हुआ यह था दोस्तों कि जो कुंथीपुझा नदी है, कुंथीपुझा नदी पर जो बांध बनने वाला था, तो उसके बाद घाटी के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, घने जंगलों और विविध जीवों को बचाने के लिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1970 में। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता है ये जो संशोधन हुआ था ये 1978 में हुआ था। ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कथन आपका गलत है। तो यही आपका आंसर भी हो गया। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो जो आपका एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ठीक है। तो अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। ये कथन भी आपका सही है। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये कथन भी आपका करेक्ट है। तो आपका उत्तर है विकल्प बी, जो कि सही नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पर नैतिक अधिकार है, ऐसा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है।
तो संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में आपको मिलेगा, यानी कि संवैधानिक है क्योंकि संविधान में है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प बी है ये आपका उत्तर है, जो कि सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 17। आपको पता है ना कि ये जो अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है अनुच्छेद 17, तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत के अंतर्गत आएगा, क्या क्या आएगा? धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ये तो बिल्कुल आएगा। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पर जाता है, उसे जात के आधार पर कहा जाए कि हम आपको सामान नहीं दे सकते या आपका काम नहीं कर सकते, तो ये भी आएगा। और किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ये भी आएगा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देना कि जो अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल 17 से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस दोस्तों कही जाएगी हीलियम, इसे HE से इंडिकेट करते हैं। तो आपका उत्तर है विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ये विकल्प ए में आएगा, तो ये तो संबंधित है, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का भी संबंध है, इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो विकल्प ए, बी, सी ये पर्यावरण से ही संबंधित हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ध्यान देना कि सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण का संगठन है, न कि पर्यावरण से संबंधित। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव सर्वेक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में वन्यजीव सर्वेक्षण अधिनियम दोस्तों ये लागू हुआ था सन 1972 में, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। पर्यावरण पर आधारित एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर है ये विकल्प बी बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। जब जनगणना हुई थी 2011 में तो ये देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में जो जनघनत्व है वो बहुत कम है, यानी कि मात्र 17 व्यक्ति हैं 1 वर्ग किलोमीटर लंबाई और 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ाई वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर केवल 17 लोग ही रहते थे। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बताइए कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि भाग 3 को। अब भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स हुआ ये कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है, जो उन्हें राज्य की मनमानी करने से बचाता है। ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा ने नागरिकों के अधिकारों की नींव रखी थी। यह भाग अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपको मिलेगा, यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है। ये आर्टिकल 32 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना कि ये जो चीज़ है ना भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, रट लेते हैं, तो समझ लेना कि एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न आपका बिल्कुल तैयार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये आपका करेक्ट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है, ये भी आपका करेक्ट है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कह रहे हैं कि अनुच्छेद 29-30 में है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में है, ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका करेक्ट है, यानी कि आपका जो उत्तर है ये बनेगा विकल्प सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में दिया गया है? तो ध्यान देना कि ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ये सभी नागरिकों और व्यक्तियों को अपने अंतःकरण यानी कि कॉन्शसनेस की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने यानी कि प्रैक्टिस, और प्रचार यानी कि प्रोपगेट करने की आज़ादी देता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक उपाधि एक व्यक्ति द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत
तो या इसमें आप देखेंगे तो जो दीवान बहादुर की उपाधि है ये कोई भी व्यक्ति धारित नहीं कर सकता है। बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न ये धारित कर सकते हैं, ऐसा संविधान सम्मत भी है। ठीक है, तो बी सी डी तो आपका करेक्ट है, लेकिन ए आपका उत्तर बनेगा क्योंकि इसे धारित किया नहीं जा सकता। देखो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो ये जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है यानी कि अनुच्छेद 18 है, ये राज्य को सैन्य या शैक्षणिक सम्मानों जैसे कि डॉक्टर, मेजर को छोड़कर कोई भी उपाधि देने से रोकता है। भारत के नागरिकों को विदेशी उपाधियां स्वीकार करने से मना करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या न हो, विदेशी राज्यों से उपहार या पद स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ले। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता बनाए रखना और औपनिवेशिक युग की विरासत को समाप्त करना है। जबकि जो भारत रत्न है और पद्म पुरस्कार है, तो ये जो सम्मान है, इन राष्ट्रीय सम्मानों को इससे बाहर रखा गया है, बशर्ते उनको नाम के आगे या पीछे आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर राज्य विधानसभा के बारे में। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, लेकिन इसका अपवाद भी है। क्या है? देखो, बात ये है कि राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होती है, लेकिन सिक्किम में देखेंगे तो मात्र 32 हैं, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं, इन राज्यों में जनसंख्या के आधार पर इससे कम सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 170 है दोस्तों, ये कहता है कि जो राज्य विधानसभा होगी उसमें अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं। इसमें अपवाद भी संभव है। ठीक है ना, ये कोई फिक्स डेटा नहीं होता है, लेकिन मतलब कहा यह गया है कि 60 से 500 के बीच में होंगे, लेकिन अब 3 राज्य हैं जहाँ पर 60 से तो कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्तों, बात क्या हो रही है कि जो राज्य विधान परिषद हैं, अभी तक आपने क्या देखा था, राज्य विधानसभा आपने पढ़ा, अब परिषदों के बारे में बात हो रही है। तो राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्य हो सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चयनित। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर बनेगा 5/6। ठीक है ना, तो जैसे कि बात करें राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य कितने होते हैं, तो उसका जो 5/6वां हिस्सा है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जिसमें स्थानीय निकायों, विधानसभा सदस्यों, स्नातक और शिक्षकों द्वारा चुनाव शामिल है। जबकि 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनको अनुभव के आधार पर मनोनीत किया जाता है और यह प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होती है। तो ध्यान देना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है आपके मन में आए विकल्प ए सही होगा 6 महीने, तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी 12 महीने। तो अगर आपातकाल चल रहा हो तो संसद द्वारा जो राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल एक बार में 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है और ये अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, ये भी ध्यान देना। इसके बाद चुनाव करवाने ही करवाने हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा के दौरान संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद की बात की गई है। तो दोस्तों, ये होगा अनुच्छेद 76, विकल्प बी करेक्ट है। क्या आप बता सकते हैं भारत के वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के बारे में। तो अनुच्छेद 76 क्या करता है, भारत के महान्यायवादी दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान करता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। 2025 में भारत के यानी कि वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनका नाम है आर वेंकट रमणी और इन्हें 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 2025 में सितंबर के महीने में समाप्त हो रहा था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है सितंबर 2025 में 2025-26 के लिए। ठीक है, और ये ध्यान देना कि वर्तमान में 16वें महान्यायवादी हैं। भारत के जो 16वें महान्यायवादी हैं ये कौन है, आर वेंकट रमणी हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा आपको पता ही है,
मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों से गुजरती है। सही जवाब विकल्प डी होगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले तो आएगा आपका गुजरात, इसके बाद यहाँ पर देखिए राजस्थान, फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पर होगा कौन सा, झारखंड, और यहीं पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल भी, इसके अलावा त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्या कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के दक्षिण से होकर गुजरती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और भी कि भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में। और ध्यान देना कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही नदी है। कौन सी नदी, यहाँ पर महानदी लिख दिया है किसी ने, तो सही जवाब है माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। दोस्तों आपको पता है पंचवर्षीय योजना मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये शुरू हुई थी 1951 में, चली थी 56 तक। फिर दूसरी शुरू होती है 1956 में, चलती है 61 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बताइए कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल या सॉफ्टबॉल में लिब्रो शब्द का प्रयोग किसमें होता है? तो सही जवाब बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब बनेगा विकल्प बी यानी कि वॉलीबॉल। तो जो वॉलीबॉल होता है ना, वॉलीबॉल से संबंधित है आपका लिब्रो, याद रखिएगा इसको। तो लिब्रो वॉलीबॉल खेल से जुड़ा एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो अलग रंग की जर्सी पहनता है और केवल पीछे की पंक्ति यानी कि जो बैक रो होती है उसमें रहकर पासिंग और बचाव यानी कि डिगिंग का काम करता है, जिसे नेट के ऊपर से गेंद पर हमला करने या सर्विस करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, अभी देखो 2026 शुरू हुआ है लेकिन रैंक आ गई है। तो ध्यान देना कि ये जो रैंक है ये 1 साल आगे ही चलती है। तो 2025 की रैंक कब आई थी? 2025 की शुरुआत में, और तब भारत की रैंक कितनी थी? 10वीं। लेकिन अब 2026 में जो रैंक आई है, तो फिलहाल दोस्तों ये जो भारत की स्थिति है काफ़ी ख़राब है। अब हम 23वें स्थान पर हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो COP30 समिट जब हुई थी तो उसी दौरान क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 भी जारी किया गया था। ये जो इंडेक्स है इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर जारी करते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल ये जो इंडेक्स है दोस्तों, तो इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान विगत कई वर्षों से खाली है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, 6वें स्थान पर है आपका मोरक्को। ये टॉप 3 आप मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चर्चित पन्ना हीरा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो पन्ना हीरा है ये पन्ना जिला मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। विकल्प डी आपका करेक्ट है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि नवंबर 2025 में इस हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ध्यान देना ये जो पन्ना जिला है हीरो के लिए जाना जाता है और इसीलिए पन्ना को कहते हैं सिटी ऑफ डायमंड्स। भारत का जो 90% हीरा उत्पादन है वो पन्ना जिले से ही होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों पद्म भूषण उन्हें दिया गया 2012 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इनके डेथ की न्यूज़ 2 बार आई थी, एक बार तो अनायास ही जो है बहुत बड़े बड़े चैनलों ने भी बता दिया था। और इसी प्रकार से अब आपका ये अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत ने पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर जापान? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाती है और आपका टेस्ट भी करवाया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि जितना कुछ पढ़ाया गया उसमें आपकी ग्रोथ क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।